नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल पे हम सरल, सुबोध और बोधगम्य में रुचिकर ढंग से ज्योतिष को पढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने सूर्य के कारकत्व पढ़े थे और इसमें हम पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा से हम किन किन चीजों को समझ सकते हैं, चंद्रमा किन किन चीजों को डिनोट करता है। तो शुरू करते हैं चंद्रमा के कारकत्व। तो हमने चंद्रमा के बारे में पढ़ना है। एक तो हम सबसे पहले ये जान लें कि चंद्रमा से क्या क्या हमको पता चलता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग ग्रह है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी कुंडलियां जो हम देखते हैं जिनमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती थी और ज्योतिष लोग अपने हाथ से कैलकुलेशन करते थे, गणित करते थे, वो भी लग्न कुंडली के बाद सबसे पहले चंद्र कुंडली बनाते थे, क्योंकि चंद्र कुंडली का बहुत महत्व है। और चंद्रमा के द्वारा ही हमें पता चलता है कि इस जातक का रुझान किस विषय में है, क्योंकि जिस हाउस में हमारा चंद्रमा जाता है ज्यादातर हमारा मन या मनोभाव वहीं अटका रहता है। अक्सर हम उसी पर ही ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कुछ कुंडलियों में अगर आपने मैंने जो अपने प्रैक्टिस में देखा है कि जिन लोगों के चंद्रमा 9th हाउस में होते हैं, नवम भाव में, नवम भाव धर्म का भाव है, तो उन लोगों को मैंने देखा कि पौराणिक कहानियों में, वेदों पुराणों के बारे में, ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो बचपन से ही विदेशों में रहे, लेकिन अगर उनका चंद्रमा नवम भाव में है तो वो नेट पे भी खोजेंगे कि वेदों में क्या है, पुराणों में क्या है, किताबों में क्या है। तो ये वहां से हमको ये पता चला कि हाँ भाई, चंद्रमा चूंकि इनका नवम भाव में है तो पौराणिक कथाओं में, कहानियों में इनका मन है, तो ये उसको ढूंढते हैं। ये एक विशेष बात है जो हर एक व्यक्ति में नहीं देखी जाती। तो इसीलिए चंद्रमा का बहुत महत्व है। पुरानी कुंडलियों में जहां कुछ भी नहीं बना होता था, केवल एक टेवा बना के पंडित जी देते थे, तो उसमें भी वो चंद्र कुंडली जरूर बनाते थे, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को बताता है कि हमारा मन क्या कह रहा है। माँ हमारी कैसी होंगी, माँ के बारे में, जहां से हमारा जीवन शुरू होता है, समझ लीजिए माँ से ही शुरू होता है ना हमारा जीवन। हर व्यक्ति का जीवन माँ से ही शुरू होता है। माँ के विचारों का ही प्रभाव सबसे ज्यादा व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। तो मन, माँ, मातृभूमि, मातृभूमि भी हमारी जो है वो चंद्रमा से ही हमको पता चलता है। अब ये मातृभूमि से रिलेटेड क्या चीजें हो सकती है कि व्यक्ति अपनी मातृभूमि पे उन्नति करेगा या वो विदेशों में जाके उन्नति करेगा, तो वहां पर हम चंद्रमा का आकलन कर सकते हैं। इसी तरह से चंद्रमा ठंडा ग्रह है, ठंडा है ये बिल्कुल, सूर्य जैसे जितना गर्म और आग था ना, ये ठंडा है और ये शीतल भी है। अच्छा, ये फल और सब्जियों पे इसका प्रभाव है। आपने सुना होगा, अगर कभी गांव के किसानों से बात करते, कि वो रात रात में लौकी बढ़ गई, रात रात में फल बड़े हो गए। सुबह तो हमने देखा था छोटा सा था, रात भर के बाद सुबह उठे तो बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि जो चांद की चांदनी होती है उसमें फलों का विकास होता है। तो इसलिए फल जो है वो भी चंद्रमा, और खास करके रसीले फल, रस है इसमें, क्योंकि ये शीतल है। जल रस आ गया तो जल भी आ जाएगा, यहाँ पर जल है। अब जल अगर आ गया चंद्रमा में तो जल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें वो हम यहाँ पर डिनोट कर लेंगे तो हमें पूरी तरह याद रहेंगी। जैसे जल के साथ मछली। अब मछली से मछली पालन का व्यवसाय भी हो सकता है, और चीजें भी हो सकती है। नाव, नाव हो गई तो नाविक भी हो गया, नेवी भी हो गई इसी में, ठीक है। नेवी की सर्विस करते हैं ना लोग बाग, उनके जरूर चंद्रमा का कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा होता है उनके, ठीक है। तो नाव हो गई, नावी। अच्छा, जल के साथ में और क्या आ जाएगा? मछली हो गई, सीपी, शंख, मोती, क्योंकि पानी में पाई जाने वाली जो भी चीजें होंगी, मोती, शंख, सीपी, है ना, ये चीजें जो हैं, सीप होती है ना, सीप, ये सारी चीजें चंद्रमा से रिलेटेड है। अब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे संबंधित व्यवसाय हो सकता है, पसंद नापसंद हो सकती है। कई मछली प्रेमी भी हो सकते हैं, खाने के उन्हें मछली पसंद होती हो तो वहां चंद्रमा का रोल मिल सकता है। इसी तरह से नाव, नाविक, समुद्री जहाज, समुद्र की नेवी में सब तरह की नेवी आ जाएगी, मर्चेंट नेवी भी, दूसरी नेवी भी। इसी तरह से मोती का पहनना, मोती का व्यवसाय, मोती को धारण करना, या मोती का कोई व्यवसाय करता हो तो वो भी हो सकता है। इस तरह शंख, सीपी, समुद्र किनारे रहने वाले लोग।
तो ये सारी चीजें जो है ये चंद्रमा से रिलेटेड होती हैं। अब इसमें दूध भी आ जाता है, दूध आ जाता है तो इसमें स्तन भी आ जाते हैं स्त्रियों के लिए। और स्त्रियों के जो मासिक धर्म से संबंधित गड़बड़ियां होती हैं उसमें भी चंद्रमा का रोल होता है। मासिक संबंधी कई बार होता है, कई लड़कियों का मासिक जो है संबंधी समस्या होती है, कई बार रेगुलर इरेगुलर होता है, तो उसमें भी चंद्रमा का रोल होता है। क्योंकि ये जल देखा ना हमने, रस देखा, जल देखा, बहने वाली चीजें हैं, तो खून भी हमारा बहने वाली चीज है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाली समस्या आ गई। इसी तरह से खून की रवानगी। अब ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ब्लड का प्रेशर है ना, खून का दबाव है, और खून, वही बात आ गई कि बहने वाली चीजों की वजह से चंद्रमा का भी इसमें, हालांकि इसमें मंगल का भी रोल आता है ब्लड प्रेशर में, लेकिन चंद्रमा का भी रोल होता है। तो खून से संबंधित एनीमिया की बीमारी अगर हो रही है किसी को, तो वो भी चंद्रमा से रिलेटेड हो सकती है। तो ये इसलिए लाए जा रहे हैं कि ये हमें समस्याएं देखने में मिलती हैं। एनीमिया। तो अब इसके अलावा इनका रत्न भी मोती है, धातु इनकी चांदी है, चांदी से रजत, चांदी से संबंधित व्यवसाय। अब ये तो सारी चीजें हुई। इसके अलावा चंद्रमा, जैसे सूर्य को हमने बताया था कि प्लेनेटरी कैबिनेट में वो राजा है, तो ये क्या है, इसको रानी का दर्जा मिला हुआ है, यानी कि इसका भी पद किसी तरह से कम नहीं है। सौम्य ग्रह है, चंद्रमा सौम्य ग्रह है, यानी कि अगर किसी का चंद्रमा सौम्य राशियों में ही चला गया, सम राशियों में चला गया, 2, 4, 6, 8, 12 में, तो सौम्यता उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में देखने में जरूर आएगी, क्योंकि राशि भी सौम्य हो गई और ग्रह भी सौम्य हो गया। तो इस तरह से हमें पता चलती हैं कुछ चीजें। उसी तरह से अब चंद्रमा जो है वो इतनी तेजी से घटता बढ़ता है कि 15 दिन में अमावस्या आ जाती है और उससे 15 दिन में पूर्णिमा आ जाती है। तो चंद्रमा के बारे में, अब चंद्रमा को शुभ ग्रह में लें या अशुभ ग्रह में लें, तो ये एक विचार करने की बात होती है। तो अगर हम टेक्स्ट बुक में पढ़ने जाएंगे तो वो कहेंगे कि षष्ठी तिथि से गिनिए, फिर पूर्णिमा से गिनिए, फिर एकादशी से गिनिए, जो कि आज के युग में हमारे लिए उतना रेलेवेंट नहीं रह गया, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में तिथियां नहीं काउंट करते, तो हमारे याद नहीं रहती हैं। हमको डेट पूछ लो याद आ जाएगी, कोई तिथि होगी तो स्पेशली कैलेंडर देखना पड़ता है। तो उसको हटा करके हम एक बजाय तिथियों के तौर पे याद करने के एक मोटा तरीका हमने निकाला है याद करने का, कि हम कैसे देख सकते हैं कि किसी का चंद्रमा पापी चंद्रमा हो गया है या शुभ। वैसे तो नॉर्मली चंद्रमा को हम शुभ ग्रहों में ही लेते हैं, क्रूर ग्रहों में नहीं लेते, बट फिर भी अगर चंद्रमा में पावर नहीं है, क्योंकि चंद्रमा में 2 पावर जरूरी चाहिए, पक्षबल और दिग्बल। पक्षबल चाहिए होता है और दिग्बल चाहिए होता है। अब ये हमने आपको दिग्बल, अभी जब हम सूर्य की बात कर रहे थे तो हमने बताया था ना कि दशम भाव में सूर्य को दिग्बल मिलता है, दिशाबल मिलता है। तो दिग्बल चंद्रमा को कहाँ मिलता है, वो चौथे भाव में मिलता है, वो भी हम बताएंगे 4th हाउस में। 4th हाउस में चंद्रमा को दिग्बल मिल जाता है, ठीक है। लेकिन दिग्बल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है पक्षबल। अगर चंद्रमा में पक्षबल है, अब पक्षबल क्या है, पक्ष कितने होते हैं, पक्ष 2 होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष, जिसको आम भाषा में अंधेरा पाक और उजाला पाक कहते हैं। तो अंधेरे पाक में नेचुरली चंद्रमा हमें दिखता भी नहीं है आकाश में, तो उसकी किरणें क्या मिलेंगी। यदि किसी व्यक्ति का जन्म अंधेरे पाक में हुआ है तो ऑब्वियस बात है कि उसको चंद्रमा की किरणों का प्रकाश कम मिला है। और अगर किसी व्यक्ति का जन्म उजाले पाक में हुआ है या पूर्णिमा के आसपास हुआ है, तो आकाश में चंद्रमा दिख रहा है, तो उसकी किरणों का प्रभाव सीधा सीधा पृथ्वी पर आ रहा है, तो उस व्यक्ति को चंद्रमा का प्रभाव मिलेगा। लेकिन कब कितना मिलेगा ये जानने के लिए हम आपको एक डायग्राम के द्वारा बताना चाहेंगे, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं। सपोज मान लीजिए हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि ये चंद्रमा को चक्कर लगाना है। चंद्रमा 1 महीने में ही
पूरी 12 राशियों, बल्कि 27 दिनों में ही पूरी 12 राशियों का चक्कर लगा लेता है। कितना फास्ट भाग रहा है देखिए, मतलब 1 महीना में ही वो पूरी 12 राशियों में घूम घाम के आ जाता है। तो हम मान लीजिए इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि वो हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये देखिए, तो ये हमको क्या करना है, अब मान लीजिए ये हमारा चंद्रमा है, ठीक है, और इसको हम ले रहे हैं, अमावस्या का चंद्रमा ले रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, काला होता है, अमावस्या का चंद्रमा दिखता थोड़ी है, अमावस्या का चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, आकाश में चंद्रमा होता ही नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं अमावस्या, ठीक है, ये बिल्कुल छुपा हुआ रहेगा, काला रहेगा, ठीक। इसके ठीक सामने 15 दिन का फर्क यहाँ पर आएगा, यहाँ पर होगी पूर्णिमा। अब पूर्णिमा पे पूरा चांद दिख रहा है हमें, क्लियर है, ये हमें पूरा चांद दिख रहा है, और अमावस्या पे हमको कुछ भी नहीं दिखेगा, चांद पूरा नहीं दिखेगा। अब यहां से चंद्रमा घटना शुरू हुआ है, और ये जो है ये 8th यानी कि अष्टमी तिथि है, अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि पे क्या होता है, ठीक आधा चांद दिखता है, देखा है ना, कोई भी अष्टमी जन्माष्टमी को अगर आप देखें तो आपको जन्माष्टमी पे दिखाई देगा, क्योंकि अष्टमी है, श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, अष्टमी है, आधा चांद दिखेगा, बिल्कुल ठीक आधा, ऐसे दिखता है, बिल्कुल आधा, आधा दिखता है, आधा छुपा हुआ रहता है। अब ये भी अष्टमी है, लेकिन एक होगी शुक्ल पक्ष की अष्टमी और दूसरी होगी कृष्ण पक्ष की अष्टमी, लेकिन अष्टमी तिथि पर चंद्रमा आधा ही दिखेगा। अगर आपने कभी नेवी वालों का कैलेंडर देखा हो, जो नेवल कैलेंडर आता है, नेवी के भी कैलेंडर छपते हैं, या नाविकों के जो अपने कैलेंडर होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, उनमें कुछ नहीं लिखा होगा, लेकिन हर महीने की उनमें अष्टमी तिथि बताई जाती है, और अमावस्या और पूर्णिमा, नो मून नाइट और फुल मून नाइट बताते हैं। क्यों बताते हैं, क्योंकि चंद्रमा के अकॉर्डिंग समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जब अमावस्या होती है तो पानी उतरा हुआ होता है, कहते हैं ना उतार पे है समुद्र, उस वक्त समुद्र में लहरें नहीं होती हैं ज्यादा, लेकिन जब पूर्णिमा के आसपास अगर कभी आप बीच पे जाएं, समुद्र पे जाएं, तो जोर जोर की लहरें उठ रही होती हैं, क्योंकि पूर्णिमा पे ज्वार आता है और अमावस्या के समय भाटा होता है, ठीक है। तो जो नेवी वाले होते हैं वो अपने कैलेंडर में हमेशा मेंशन रखते हैं कि कब अष्टमी है, कब पूर्णिमा है और कब अमावस्या है, या ये वाली अष्टमी कृष्ण पक्ष की है और ये वाली अष्टमी शुक्ल पक्ष की है, ठीक है। अब ये देखिए, इधर से इधर तो ये बढ़ता हुआ चांद है, और इधर से इधर ये बढ़ता हुआ चांद है, इधर से इधर ये घटता हुआ चांद है। तो ये वाला जो ये वाला हाफ हुआ, यानी इधर वाला हाफ है ना, पूर्णिमा अष्टमी तिथि फिर मावस आ रही है, तो ये हमारा क्या है, कृष्ण पक्ष है। ये कौन सा पक्ष हो जाएगा, कृष्ण पक्ष। यानी कि इसको कैसे याद रखें, कृष्ण पक्ष का मतलब होता है अंधेरा पाक, ठीक है। अब कृष्ण पक्ष को याद रखने का तरीका, इसको ऐसे याद रखिए कि कृष्ण पक्ष वो होता है जिसमें हमारा चंद्रमा आगे बढ़ते बढ़ते नो मून नाइट की तरफ जा रहा है, पूरे अंधेरे की तरफ जा रहा है, पूरा अंधेरा यानी पूरा कृष्ण, टोटल काला हो गया। कृष्ण का मतलब काला भी होता है ना एक, तो एक कृष्ण पक्ष हो गया, यहां से लेके यहां तक ये कृष्ण पक्ष हो गया आपका, ठीक है। अब आप देखिए कृष्ण पक्ष जैसे हो गया, अब कृष्ण पक्ष हो गया हमारा, तो पूर्णिमा से लेकर के अष्टमी को आधा हो गया चांद, और यहाँ पे 0 हो जाने वाला है, चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो पूर्णिमा से और अष्टमी के बीच में अगर यहाँ हमारी पंचमी तिथि आ गई, कौन सी तिथि आ गई, 5th, ठीक है। उसके बाद 8th आ गई, 8th के बाद यहाँ पे मान लीजिए आप आ गई, कौन सी आ जाएगी, इससे 5 दिन पहले एकादशी ले लो, 11th तिथि, ठीक। तो अब ये देखिए कि यहां से चांद घटते घटते यहाँ पे कम था,
यहाँ पे फिर भी इतना दिख रहा था, ठीक है, पंचमी तिथि को फिर भी इतना दिख रहा था है, और अष्टमी पे आधा दिखने लगा। इसके बाद में ये और कम दिखने लगा, मात्र इतना सा दिखेगा बस एकादशी को, बाकी ये सब पूरा काला रहेगा, ठीक है। और यहाँ आके बिल्कुल जीरो हो गया। उसके बाद में इधर वाली जो आप अब अमावस्या के बाद फिर ये पंचमी आएगी, फिफ्थ तिथि, ठीक है। यहाँ फिर 8th आ गई, फिर यहाँ पे ये 11th आ गई। तो ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 11 के बाद 11, 12, 13, 14 और 15, 5 डेज का आया डिफरेंस, यहाँ पे 5 दिन का अंतर आया ना, 5 डेज का। इस तरह यहाँ पे 5 डेज का अंतर आएगा, ये भी 5 डेज का अंतर आएगा, क्योंकि ये 15 है या 30 भी ले तो भी 5 डेज का अंतर आएगा। तो अब इसको ऐसे समझिए कि ये मैंने बनाया चार्ट, और इस चार्ट में क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल जीरो था, यहाँ पर ये आधा दिखने लगा, यहाँ पर ये कितना दिखेगा 5 दिन में, थोड़ा सा दिखने लगेगा, इतना दिखने लगेगा, ठीक है। और अष्टमी पे आधा दिखने लगेगा, ये यहाँ पर इतना अंधेरे में रहेगा, ठीक। और यहाँ पर ये आधा दिखने लगा, फिर ये और दिखने लगा, तो जरा सा रह गया बस काला, इतना सा काला रह गया, बाकी ये पूरा दिख रहा है। तो एक ये मैंने चित्र इसलिए बनाया ताकि आपको ये समझ में आए कि पूर्व अमावस्या के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद अगर किसी जातक का जन्म हुआ है तो इस एरिया में चंद्रमा वो पापी चंद्रमा या क्रूर चंद्रमा या वीक चंद्रमा हो जाएगा। बजाय आप उसको तिथियों से याद रखें कि एकादशी तिथि से लेकर और षष्ठी तिथि तक, जो कि हमें याद करना इतना आज के टाइम में प्रैक्टिकल नहीं रह गया है। पहले था, पहले लोग तिथियों से ही चलते थे, तो वो इस तरह से बुक्स में लिखा हुआ है। लेकिन आप सिंपल याद कर लो कि अमावस्या से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक का चंद्रमा वीक होगा, और पूर्णिमा से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक का ये जो 10 डेज हैं, इसमें चंद्रमा पूर्ण बली होगा, ये वाला चंद्रमा पूर्ण बली होगा और ये शुभ माना जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे मध्य बली है, ये तो मध्य दिख ही रहा है, आधा इधर है, आधा उधर है, आधा छुपा हुआ है, आधा दिख रहा है, चाहे ये वाली अष्टमी हो चाहे वो वाली अष्टमी हो, दोनों ही अष्टमी पे आधा दिख रहा है, आधा घट। लेकिन फिर भी अंतर है। अंतर क्या है कि ये वाला घटता हुआ चांद है, जो हमारा कृष्ण पक्ष का चांद है वो घटता हुआ चांद है, अल्टीमेटली पूरा छिप जाएगा। और जो ये शुक्ल पक्ष का चांद है वो बढ़ता हुआ चांद है, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा की तरफ जा रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चंद्रमा से रिलेटेड चीज है, जो कि जल्दी से समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए हमने इसको सबसे पहले यहाँ पर लिया है। अब ये हमें कुंडली में कैसे पता चले कि हमारा कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है या हमारा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है या हमारा चंद्रमा मतलब वीक हो गया है, पापी है, क्योंकि ये तो बीच की तिथि आ जाएंगी। चलो पूर्णिमा और अमावस्या तो हम समझ जाते हैं, लेकिन हम इसको आपको समझाते हैं कि कैसे आपको हॉरोस्कोप में पता चलेगा। ये चित्र बनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि घुमा फिरा के हम आपको ये बताएं कि अमावस्या के 5 दिन आगे पीछे चंद्रमा पापी चंद्रमा में चला जाता है, वीक चंद्रमा में चला जाता है, और पूर्णिमा से 5 दिन आगे पीछे चंद्रमा पक्षबली या उसको हम पूरा बलवान और शुभ मानते हैं। तो ये तो हुआ एक पॉइंट कि हम चंद्रमा को कब शुभ माने और कब अशुभ माने। लेकिन ये हुई थ्योरी की बात। अब बात आती है प्रैक्टिकल की। हाउ डू वी विल नो कि हमारे हॉरोस्कोप में ये कैसा है। ठीक है, हमने थ्योरी में पढ़ लिया कि ऐसा होता है, लेकिन हॉरोस्कोप में कैसे पता चलेगा।